दोस्तों, क्रूड ऑयल जिसे ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है, यह जिस देश में भी मिलता है वह देश रातों रात अमीर बन जाता है। जैसे सऊदी अरब, ओमान, ईरान, दुबई, रशिया, इन सभी देशों के पास दुनिया का 60% से भी ज्यादा क्रूड ऑयल है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल का यूज आज के आधुनिक जमाने से हो रहा हो, बल्कि इसका इस्तेमाल पुराने समय से ही होता आ रहा है। अगर हम इतिहास में भी जाएं तो इसके कई प्रयोग देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि 3100 बीसी में मेसोपोटामिया के लोग इसका इस्तेमाल अलग अलग तरह की ज्वेलरी और पेंटिंग बनाने के लिए किया करते थे, और यूनान के लोग इसका इस्तेमाल लैंप जलाने के लिए किया करते थे। इन सभी एग्जाम्पल से पता चलता है कि ऑयल यानी पेट्रोलियम, जिसके अपने आप में अनगिनत फायदे हैं। अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो अजरबैजान के बाकू शहर में सबसे पहला क्रूड ऑयल यानी तेल मिला था। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे पहली तेल निकालने वाली मशीन 1847 में यहीं बनाई गई थी। इस मशीन के ट्रांसपोर्ट के लिए भी अलग तरह की लकड़ी की बोट बनाई गई थी। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में बाकू दुनिया का सबसे पहला ऑयल निकालने वाला इलाका बन गया। अगर हम ऑयल रेवोल्यूशन की बात करें तो इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी। 1859 में एडविन ने पेंसिल्वेनिया में दुनिया का पहला तेल का कुआं खोदा था, लेकिन उस वक्त तक कोई भी तेल की इम्पोर्टेंस को नहीं समझता था। तभी मार्केट में दस्तक दी कार ने, तब लोगों को तेल का इम्पोर्टेंस समझ आने लगा। हालांकि तब तक रॉकचाइल्ड परिवार ने भी यूरोप में तेल की खोज कर ली थी और उन पर उनका अधिकार था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद होने वाली तमाम लड़ाइयाँ ऑयल के ही बेसिस पे लड़ी गई थी, चाहे वे वर्ल्ड वॉर 2 हो या फिर ईरान इराक की लड़ाई, जिसकी बात हम आगे करेंगे। दोस्तों, हम तो ये सभी जानते हैं, जहां पहला वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन का नतीजा था, जिसमें हथियारों के ट्रांसपोर्ट के लिए मशीनें जैसे टैंक, शिप, मिसाइल और हथियार जो मॉडर्न वर्ल्ड वॉर को शुरू कर रहे थे। रूस अपने ऑयल फील्ड के कारण ही जर्मनी आर्मी पर भारी पड़ रहा था। तभी तो हिटलर को जब ये बात पता चली तो वह बहुत से इंपॉर्टेंट जगह को छोड़कर रूस के ऑयल फील्ड पर कब्जा करने की कोशिश करने लगा। 1950 के आते आते अमेरिका की ऑयल इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अमेरिका में तेल की खोज होने के बाद उसने अपना तेल पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया। मगर जैसे ही अमेरिकी तेल रशिया में आने लगा, रशिया के कान खड़े हो गए, क्योंकि रशिया ने तेल के व्यापारिक मूल्य को समझने में भूल कर दी। इसलिए 1970 में रूसी सम्राट ने तेल क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खोल दिए। इस समय स्वीडन में इमैनुअल नोबल परिवार रूस में आकर रहने लगा। वे कारोबारी थे, उनके क्षेत्र में उनका काम था। उन्होंने डायनामाइट की तकनीक विकसित की थी। उन्हें प्लाईवुड का जनक माना जाता है। उनके 3 बेटे थे, रॉबर्ट, अल्फ्रेड और लुडविग। अल्फ्रेड केमिस्ट्री समेत साइंस के कई विषयों में रुचि रखते थे। रॉबर्ट ने बाकू में तेल का कारखाना लगाया। बाकू देखते देखते तेल का गांव बन गया। स्पष्ट है कि तेल सम्राट रॉकफेलर से मुकाबला शुरू हो गया। इससे अमेरिका और रूस में तेल को लेकर संघर्ष की शुरुआत हो गई। इसी बीच फ्रांस के रॉथशील्ड परिवार का रूसी तेल की ओर ध्यान गया। रॉथशील्ड यहूदी थे। यहूदियों का रूस में विरोध था, लेकिन तेल के खातिर उन्हें आने दिया गया। इस तरह तेल की दुनिया में अब तिकोना संघर्ष शुरू हो गया। उसी वक्त यूरोप की राजनीति तेजी से बदल रही थी। रॉथशील्ड का रॉकफेलर से कड़ा संघर्ष था। इससे रास्ता निकालने के लिए उन्होंने नए बाजार की खोज की। 1859 में स्विज नहर शुरू हो गई थी। दोनों ने इसके जरिए अपने तेल टैंकर को भारत की ओर भेजने का फैसला किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नए आयाम आए। फिर भी खेल का नियंत्रण रॉकफेलर के स्टैंडर्ड के हाथ में ही था, क्योंकि ये युद्ध जितना तेल का था, उससे अधिक तेल की कीमत को कंट्रोल करने का था। जिसके पास तेल का भंडार अधिक होता, वह कीमत को कंट्रोल रखता था, और स्टैंडर्ड के पास तेल की कमी नहीं थी। इसी बीच तेल सारी दुनिया में छाने लगा। कंपटीशन केवल कंपनियों तक नहीं था, हर कंट्री अपनी अपनी कंपनियों की सुरक्षा के लिए इस कंपटीशन में कूद पड़ते थे। इसकी मिसाल है जर्मन के राफेल डीजल। उन्होंने पहली बार तेल पर चलने वाला इंजन बनाया। 28 फरवरी 1893 को उन्होंने इसका पेटेंट भी ले लिया। तब से यह इंजन डीजल इंजन कहलाता है। इस इंजन का विभिन्न यंत्रों में उपयोग होने लगा। डीजल इसकी टेक्नोलॉजी अलग अलग देशों को देने लगा। इंग्लैंड की रोवर कंपनी ने इसमें रुचि दिखाई। वह यह टेक्नोलॉजी खरीदना चाहती थी। 19 सितंबर 1913 को डीजल इंग्लैंड जाने के लिए नौका पर सवार हुए, लेकिन वह इंग्लैंड नहीं पहुंच पाए। बाद में उनका शव मिला।
कहते हैं कि इंग्लैंड को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना हो, इसके लिए जर्मनी के जासूसों ने उनका खात्मा कर दिया। इसके बाद कार्ल बोज गोटलिब डेल्मर ने भी नए नए इंजन बनाए। राइट बंधु भी इस समय विमान बनाने में सफल रहे। इस तरह तेल कारखानों अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए जरूरी और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का कारण बन गया। अगर अरब देश की बात करें तो उस समय तक केवल ईरान में ही एक तेल का कुआं था। अन्य खाड़ी देशों में तेल की खोज शुरू नहीं हुई थी। ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में तेल इलाकों का बंटवारा कर लिया। अमेरिका को हिस्सा न मिलने से वह नाराज हुआ। उसे मेसोपोटामिया के तेल क्षेत्र में हर कीमत पर प्रवेश करना था। युद्ध के बाद बंटवारे में बगदाद एवं बसरा ब्रिटेन को मिले थे, सीरिया फ्रांस को मिला था। उसने ईसाई पॉपुलेशन इलाके को तोड़कर लेबनान बनाया गया। ब्रिटेन की तरह फ्रांस में भी तेल नहीं था, इसलिए फ्रांस खाड़ी देशों में रुचि रखता था। नाटो देश खाड़ी में तोड़फोड़ और तेल पर कब्जा बनाए रखने के लिए तैयार रहे। उधर सऊदी अरब में दुनिया के सबसे ज्यादा तेल के भंडार मिले। सऊदी और अमेरिका के वर्तमान रिश्ते के पीछे यही कारण है। कुवैत भी तेल से समृद्ध है। कुवैत इराक पर हमले का कारण इस तरह तेल ही था। सऊदी सुल्तान सऊदी का सलाहकार था। एक ब्रिटेन नागरिक जॉन फिलिपी ने सऊदी के सुल्तान को तेल बेचने की सलाह दी और इसी कारण से सऊदी अमीर बन गया। और अमेरिका में जो ग्रोथ आई उसके पीछे तेल ही था। इसलिए अमेरिका हर समय अरब देशों की खुशामदी करता रहता है अथवा कूटनीति के जरिए उन्हें विभाजित रखता है। दूसरे विश्व युद्ध के पीछे भी तेल की ही राजनीति थी। अमेरिका के फ्रेंडली देशों को तेल मिल रहा था और उनकी अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी, लेकिन जर्मनी, जापान एवं इटली को कुछ नहीं मिल रहा था। इन देशों ने खाड़ी से तेल प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु अमेरिका के दबाव में वे ऐसा न कर सके। इसलिए दूसरे विश्व युद्ध में इटली का पहला निशाना तेहरान और बहरीन के तेल के कुएं थे। जर्मनी में भी हिटलर ने वैकल्पिक सिंथेटिक पेट्रोल बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसे उतनी सफलता नहीं मिली। अमेरिकी कंपनी से जर्मनी ने तेल आपूर्ति का करार किया। इसी बीच जापान ने चीन पर हमला कर दिया था। इसे निशाना बनाकर अमेरिका ने जापान की तेल सप्लाई को रुकवा दी। जापान के साथ जर्मनी और इटली भी युद्ध में उतर गए। तेल सप्लाई रुक जाने से जापान गुस्सा हुआ। उसने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। बदले में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम से हमला किया। इससे जापान सकते में आ गया और अपनी हार स्वीकार करते हुए अमेरिका के आगे हथियार डाल दिए। लेकिन तेल के लिए विभिन्न देशों की आपसी मारकाट खत्म नहीं हुई थी। रूस ईरान के तेल क्षेत्रों पर नजर रखा हुआ था, क्योंकि उसका बाकू इलाका ईरान के तेल भंडारों के निकट ही था। 1946 में युद्ध समाप्त होने पर अरब देशों में 9 तेल कंपनियां थीं। अगले 25 वर्षों में इनकी संख्या 80 हुई। 1972 तक उनकी संख्या बढ़कर 350 हो गई। इनमें से अधिकतम कंपनियों पर अमेरिका का ही कब्जा था। जहां तक ईरान इराक की लड़ाई की बात करें तो इसकी शुरुआत इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने की। जब साल 1990 में इराक ने कुवैत को तेल के दामों को नीचे गिराने का आरोप लगाया और उसके साथ जंग छेड़ दी, तो अमेरिकी फौज ने दबाव बनाकर इराकी सेना को कुवैत से पीछे लौटाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने पद संभालते ही सद्दाम हुसैन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और इराक पर जैविक हथियार रखने का आरोप लगाया। इसके बाद 2002 में संयुक्त राष्ट्र के दल ने इराक का दौरा किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। मार्च 2003 में अमेरिका ने अपने मित्र देशों के साथ इराक पर हमला कर दिया। इसके बाद इराकी सेना और अमेरिकी फौज के बीच 40 दिनों तक जंग चली और आखिरकार अमेरिका ने मित्र देशों की मदद से सद्दाम हुसैन की सरकार को गिरा दिया। इसके बाद सद्दाम हुसैन पर कई मामलों में मुकदमा चला और सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुनाई गई। जहां तक भारत की बात है, भारत में तेल का उत्पादन विश्व की तुलना में केवल 0.1% के ही आसपास है। उत्पादन की तुलना में मांग 8 से 9 गुना अधिक है। भारत का तेल आयात दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर तेल आयात की बात करें तो सन 2011 से 2012 में देश ने क्रूड ऑयल के लिए 1,60,000 करोड़ रुपए की फॉरेन करेंसी खर्च की थी। इसका अर्थ यह है कि आयात पर जितना खर्च होता है उसमें ज्यादातर खर्च केवल तेल का ही है। जाहिर है भविष्य में तेल के संघर्ष और भी तेज होने वाला है।
दोस्तों, इन सभी बातों से आपको यह पता चल गया होगा कि कैसे ऑयल रिच कंट्री पर शक्तिशाली देशों ने हमला करके ऑयल पाने की कोशिश की। सारी दुनिया ऑयल के पीछे पागल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सारी दुनिया की इकोनॉमिक ऑयल पर ही बेस है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन सभी का कारण यह ऑयल ही था। आज भी सभी देशों में ऑयल की कीमत को लेकर लड़ाई जारी है, कहीं तेल के लिए तो कहीं साम्राज्य के लिए। एग्जाम्पल के लिए आप रशिया और यूक्रेन का वॉर ही देख लीजिए। ये इन सभी बातों का गवाह है कि आज भी हर इंसान पर उतना ही खतरा है जितना जंग के दौरान हुआ करता था। इसके साथ ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा।